6 मई 1937 को जब हिंडनबर्ग नाम के एक जर्मन हवाई पोत में आग लगी और 35 लोगों की मौत हो गई तो ये दुनिया की सबसे बड़ी आपदाओं में से एक थी और इसे मानव निर्मित आपदा माना गया क्योंकि इसमें अत्यधिक मात्रा में हाइड्रोजन गैस थी और 100 लोगों की दुनिया के सबसे ज़्यादा ज्वलनशील पदार्थ में बैठाकर नहीं भेजना चाहिए था। इस पूरी घटना को टाला जा सकता था। नाथन एंडरसन एक इजरायली नागरिक जो एक बार यरूशलेम में एक एम्बुलेंस चलाता था, उसे कनेक्टिकट विश्वविद्यालय से अपनी एक स्नातक की डिग्री प्राप्त की और 2017 में हिंडनबर्ग आपदा के बाद अपनी कंपनी का नाम रखा जिसे वह हिंडनबर्ग रिसर्च कहा। नाथन का कहना है कि जिस तरह हिंडनबर्ग आपदा एक मानव निर्मित गलती थी, उसी तरह उसकी कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च का उद्देश्य वित्तीय मानव निर्मित आपदा की खोज करके और लोगों के पैसे बचाकर उन्हें रोकना। इस कंपनी को शुरू करने से पहले नाथन ने हैरी मार्कोपोलोस के साथ काम किया और इतिहास की सबसे बड़ी वित्तीय धोखाधड़ी बर्नी मैडॉफ की पूंजी योजना का पर्दाफाश किया। यदि आप इतिहास की सबसे बड़ी वित्तीय धोखाधड़ी की खोज करते हैं तो आपको वहां हैरी का नाम दिखाई देगा और उस विशेष समय में नाथन ने हैरी हिंडनबर्ग रिसर्च के साथ काम किया जो एक फॉरेंसिक वित्तीय शोध कंपनी है जिसे शॉर्ट सेलिंग कंपनी के रूप में भी जाना जाता है। मैं आपको समझाऊंगी कि इसे शॉर्ट सेलिंग क्यों कहा जाता है। यह अन्य कंपनियों की तरह ही है जो लाभ कमाने के लिए काम करती है। हिंडनबर्ग रिसर्च पूरी दुनिया में वित्तीय शोध के जरिए पैसा कमाती। वे इस क्षेत्र में 10 साल के अनुभव का दावा करते हैं, लेकिन कंपनी केवल 2017 में स्थापित हुई थी, इसलिए यह स्पष्ट नहीं है कि वे 10 साल के अनुभव का दावा कैसे कर सकते हैं। शायद वे अपने व्यक्तिगत अनुभवों को शामिल कर रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि वे शोध के माध्यम से पैसे कैसे कमाते हैं, वे कैसे काम करते हैं, लेकिन यदि आप शेयर बाजार से परिचित हैं तो आप शॉर्ट सेलिंग के बारे में जानते हैं। जो नहीं जानते उनके लिए मैं संक्षेप में समझाती हूँ। जब आप कोई स्टॉक खरीदते हैं, यदि शेयर की कीमत बढ़ती है तो आप लाभ कमाते हैं। हालांकि स्टॉक की कीमत गिरने पर लाभ कमाने का एक और तरीका है जिसे शॉर्ट सेलिंग के रूप में जाना जाता है। व्याख्या करने में सहायता के यहाँ एक उदाहरण दिया गया। मान लेते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है और मुझे जानकारी मिलती है कि 10 तारीख को अडानी समूह के शेयरों में गिरावट आएगी। मान लीजिए प्रत्येक शेयर की कीमत 3,000 रुपए है। मैं अपने ब्रोकर से कहती हूँ कि मुझे अडानी समूह का एक हिस्सा कर्ज पर दे दे और मैं उसे 10 तारीख को वापस कर दूंगी, लेकिन मैं पैसे नहीं दूंगी। मैं उस समय चल रहे रेट पर ब्रोकर को शेयर दूंगी। मैंने 10 अक्टूबर से पहले ब्रोकर से मिले शेयर को तुरंत 3,000 रुपए में बाजार में बेच दिया। अब मान लीजिए 10वें दिन अडानी ग्रुप का शेयर गिरकर 2,000 रुपए पर आ गया। मैं इसे 2,000 रुपए में वापस खरीदती हूँ और ब्रोकर को वापस कर देती हूँ। अब मेरे पास 1,000 रुपए बचे और मैंने लाभ कमाया, लेकिन यह तभी होगा जब मुझे पता होगा कि शेयर की कीमत गिर जाएगी। ध्यान रखें कि यह अवधारणा को समझाने में मदद करने के लिए केवल एक उदाहरण था। खेल में लाखों या अरबों डॉलर शामिल हो सकते हैं और जो व्यक्ति शेयर उधार देता है वह इस उधार को देने के लिए शुल्क भी लेता है। इसे शॉर्ट सेलिंग कहा जाता है। इस तरह हिंडनबर्ग पैसा बनाता है। हिंडनबर्ग रिसर्च पहले उस कंपनी पर गहन शोध करता है जिस पर धोखाधड़ी का संदेह है और इस पर शोध करने में वर्षों लग जाते हैं। पूरी रिपोर्ट बनाने के बाद वे उसे सोशल मीडिया और न्यूज आउटलेट्स पर जारी करते हैं। जैसे ही बाजार में हंगामा होता है, उस विशेष कंपनी के शेयर गिर जाते हैं और हिंडनबर्ग अपना पैसा बना लेता है। कंपनी रिपोर्ट को सार्वजनिक करने से पहले अपने निवेशकों को सारी जानकारी देकर काम करती है। निवेशक शॉर्ट सेलिंग के जरिए पैसा लगाते हैं। जैसे ही कंपनी के शेयरों में कमी आती है, वे एक बड़ा लाभ कमाते हैं और हिंडनबर्ग इस लाभ में कटौती करते हैं। यह कंपनी का पैसा बनाने का तरीका है और वे कोई भी अवैध गतिविधि नहीं करते हैं क्योंकि यह अमेरिका में पूरी तरह से कानूनी है। हिंडनबर्ग रिसर्च एक ऐसी कंपनी है जिसके लोकेशन का भी पता नहीं है। विकिपीडिया के अनुसार कंपनी में केवल 5 कर्मचारी हैं, लेकिन लोग अभी भी इसे बहुत गंभीरता से लेते हैं क्योंकि उन्होंने पिछले 5 वर्षों में 45 जांचें की हैं, जिनमें से 75% उनके दावे सही साबित हुए हैं। नतीजन उनके निवेशकों और भागीदारों को लाभ के मामले में फायदा हुआ है। 29 मामलों में
जिस कंपनी की उन्होंने जांच की उसके शेयर मूल्य में 50% या उससे अधिक की कमी आई है। अडानी ग्रुप की जांच से पहले हिंडनबर्ग की सबसे बड़ी जांच निकोला नाम की कंपनी में, जो इलेक्ट्रिक वाहनों का निर्माण करती थी। हिंडनबर्ग ने निकोला पर अपनी रिपोर्ट को यन ओशन ऑफ लाइज नाम दिया। उस वक्त निकोला की मार्केट वैल्यू 34 अरब डॉलर थी, लेकिन हिंडनबर्ग रिपोर्ट जारी होने के बाद इसकी कीमत घटकर सिर्फ 1.3 अरब डॉलर रह गई। ऐसा हमेशा नहीं होता है कि जांच की जा रही कंपनी के शेयरों में कमी आए और उसके खिलाफ मामला भी चलाया जा सकता है। हिंडनबर्ग ने निकोला पर शोध करने के बाद अमेरिकी प्रतिभूति और विनिमय आयोग ने उनके खिलाफ जांच की और निदेशक को दोषी पाया। कई अन्य कंपनियां जैसे विंग्स फाइनेंस, चाइना मेटल रिसोर्स यूटिलाइजेशन, एचएफ फूड्स और ब्लॉकचेन पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ा। जब हिंडनबर्ग ने उन पर रिपोर्ट प्रकाशित की, 90% मामलों में शेयरों में काफी हद तक गिरावट आती है और हिंडनबर्ग द्वारा बताए गए मापदंडों के अनुसार ही वे गिरते हैं। उदाहरण के लिए अडानी के मामले में यह उम्मीद की जाती है कि 85% शेयरों में कमी आएगी। यही वजह है कि दुनिया भर के अमीर लोग अपनी सरकार से ज्यादा हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से डरते हैं। हालांकि अडानी मामले में हिंडनबर्ग रिसर्च ने शेयरों के बजाय बॉन्ड में निवेश किया, क्योंकि उनके सभी निवेशकों के पास भारत में शेयर खरीदने और बेचने का लाइसेंस नहीं था। इस रिपोर्ट के बाद लोग शेयर बाजार की बजाय बॉन्ड मार्केट की चर्चा कर रहे हैं। लेकिन 1 फरवरी को दुनिया के सबसे बड़े बैंक क्रेडिट स्विस ने अडानी बॉन्ड को 0 रेटिंग दी, यानी क्रेडिट स्विस ने अडानी के बदले में अपने निजी ग्राहकों को उधार देना बंद कर दिया। व्यापारी अक्सर संपार्श्विक के रूप में बॉन्ड गिरवी रखकर ऋण लेते हैं। ट्रेडिंग से इन्हें पैसा मिलता है। पहले अडानी बॉन्ड के बदले अंकित मूल्य का 70 से 80% तक ऋण लिया जा सकता था। हालांकि क्रेडिट स्विस ने अब इन बॉन्डों को शून्य मान लिया है, जिसका अर्थ है कि कोई नया ऋण नहीं दिया जाएगा और जिन लोगों ने उनके खिलाफ ऋण लिया है उन्हें अब अतिरिक्त कोलेट्रल प्रदान करना होगा। यदि वे ऐसा नहीं करते हैं तो बैंक उनके सिक्योरिटीज का निर्धारण कर देगी। इस खबर के मिलते ही शेयर बाजार में हलचल मच गई और अडानी ग्रुप की सभी कंपनियों के शेयर एक साथ गिर गए। मेन स्ट्रीम मीडिया इसे कवर नहीं कर रहा है। अडानी ग्रुप के लिए ये एक बड़ी कमी है। 25 जनवरी 2023 को हिंडनबर्ग ने अपनी वेबसाइट पर 106 पन्नों की एक रिपोर्ट जारी की, जिसमें अडानी समूह से पूछे गए 88 प्रश्न और 720 उद्धरण शामिल हैं, जिसके सबूत दिए गए थे। रिपोर्ट का शीर्षक था हाउ द वर्ल्ड थर्ड रिचेस्ट मैन इज पुलिंग द लार्जेस्ट कौन इन कॉर्पोरेट हिस्ट्री। यह रिपोर्ट 2 साल के शोध और विभिन्न देशों की कई यात्राओं के बाद बनाई गई, जहां अडानी समूह के लिंक पाए गए थे। हिंडनबर्ग रिसर्च किसी को यह भी नहीं बताता कि वे क्या शोध कर रहे हैं। अडानी के मामले में न्यूयॉर्क पत्रिका ने जनवरी 2022 में एक विस्तृत रिपोर्ट प्रकाशित की, जिस पर नाथन एंडरसन पूरी मॉरिशस कॉर्पोरेट रजिस्ट्री को डाउनलोड कर रहे थे, लेकिन यह उस समय स्पष्ट नहीं था कि किस पर शोध किया जा रहा था। अब पता चला है कि यह अडानी समूह के एक जांच का हिस्सा था। रिपोर्ट अडानी ग्रुप के प्रति बेहद हमलावर थी और उसमें कोई नरमी नहीं दिखाई गई। रिपोर्ट ने भारत में तूफान खड़ा कर दिया और इसके परिणाम स्वरूप दुनिया के सबसे अमीर लोगों की सूची में अडानी की रैंकिंग 3 से 8वें स्थान पर आ गई। कंपनी को 65 अरब डॉलर का घाटा हुआ। लोअर सर्किट को अडानी के स्टॉक पर लगाना था, यानी आप विशेष न्यूनतम मूल्य पर शेयर बेचकर बाहर नहीं निकल सकते। अडानी पोर्ट्स, अडानी पावर और अडानी ग्रीन सहित अडानी के सभी शेयर गिर गए, जिससे अडानी को नुकसान हुआ और भारतीय शेयर बाजार पर भी असर पड़ा, जिसे 4 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। देखिए, जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई है, इसकी टाइमिंग को लेकर बहुत क्वेश्चन है कि जब अडानी इंडिया का अब तक का सबसे बड़ा एफपीओ लेके आ रहा था, उसके 48 घंटे पहले यह रिपोर्ट क्यों आई। एक प्लानिंग के तहत इंडिया की इकोनॉमी को टारगेट किया गया है। अब देखिए, जो लोग शॉर्ट सेलिंग कंपनी को समझते हैं, उनको पता है कि शॉर्ट सेलिंग कंपनी फायदे के लिए ये सब करती है और एफपीओ आने के 48 घंटे पहले इसको पब्लिश करने के पीछे यही रीजन था, ताकि इसको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो। लेकिन हाँ, एक चीज़ है, ये देखा गया है
कि जब भी देश में कोई बड़ा इवेंट होने वाला होता है तो ऑल ओवर वर्ल्ड की जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको टारगेट करती है। जैसे जब फीफा हो रहा था तो कतर को टारगेट किया गया था। सारी कमियां बाहर निकल के आ गई थी कतर की। ऐसे ही इंडिया में सितंबर में G20 समिट हो रहा था और उससे पहले आप देखोगे इंडिया को अलग अलग तरीके से टारगेट किया जाएगा। अब ये हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई है, आप इसे इंडिया पे अटैक मान सकते हो या अडानी पे अटैक मान सकते हो, ये आपके ऊपर छोड़ देती हूँ। लेकिन अडानी के ऊपर जो एलिगेशन लगे हैं ये एलिगेशन नए नहीं हैं, टाइम टू टाइम ये एलिगेशन लगते रहते हैं। हिंडनबर्ग की ये जो रिपोर्ट है एक तरह से कंपाइलेशन है अडानी ग्रुप के ऊपर अभी तक जितने भी एलिगेशन लगे हैं उसकी। धन्यवाद। Thank you for watching. Thank you for